डीबीआई हेडक्वार्टर्स की कस्टडी में 10 दिन खाली बैठे बैठे ईशा अपने पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोच चुकी थी। उसने क्या सही किया और क्या गलत, उसे ये समझ आना बंद हो गया था और दिन ब दिन उसे उसकी यहाँ से बाहर जाने की उम्मीद भी कम होती नजर आ रही थी। उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया का उससे ना मिलने आना भी परेशान कर रहा था। मगर अब इसमें इस बेचारी की क्या गलती? इसे तो पता ही नहीं था कि प्रिया ने अपनी दोस्ती निभाते हुए ईशा को बचाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन विक्रम को देने का रिस्क उठाया था, उसकी वजह से उस बेचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब इस केस में और किस किस को अपनी जान गंवानी पड़ेगी और किस किस का क्या क्या नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जहाँ एक तरफ ईशा और उससे जुड़ा हर इंसान दुख मना रहा था, वहीं दूसरी ओर आधी रात को मुंबई के एक सुनसान पोर्ट पर अशोक कुछ रशियंस के साथ किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में पोर्ट पर एक बड़ी सी काली एक्सयूवी आती है और उसमें से एमपी शेखर सिंह शेखावत का खास आदमी जोरावर बाहर निकलता है। जोरावर को देखते ही अशोक रशियंस को लेकर उसकी ओर जाता है और उसके पास पहुंचकर उसके पैर छूता है। क्या भैया, लेट हो गए थोड़ा? तुम्हारे मुंबई में ट्रैफिक देखा है? हाँ वो तो है। चलिए भैया, ये गोरी चमड़ी वाले भी कब से अपनी भाषा में चै चै पै पै करके मेरा दिमाग खा रहे हैं। चलो। अशोक एक बड़े से कंटेनर की ओर चलता हुआ जाता है और वो रशियंस और जोरावर उसके पीछे पीछे जाते हैं। अशोक वो कंटेनर खोलता है और अपने फोन की टॉर्च से रशियंस को उसके अंदर रखा सामान दिखाता है। वो पूरा कंटेनर आम की पेटियों से भरा पड़ा था। अशोक एक आम की पेटी खोलता है और उसके ऊपर से कुछ आम और घास फूस हटाकर उसके नीचे छिपा इलीगल ड्रग उन रशियंस को दिखाता है। रशियंस वो ड्रग देखकर अशोक को एक थम्स अप का इशारा करते हैं। अशोक मुस्कुराते हुए जोरावर के पास जाता है। भैया, जेकब के लोनावाला वाले गोदाम से पकड़े माल में सिर्फ 10 से 15% डीबीआई के रिमांड में रखना पड़ा। बाकी पूरा माल निकालने के लिए रेडी है और ये रशियंस ने भी माल चेक कर लिया है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। गुड। पैसा मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवा दो और माल निकालने की तैयारी करो। पैसों से भरे बड़े बड़े 3 से 4 बैग जोरावर की एक्सयूवी की डिक्की में रखवा दिए जाते हैं, जिसके बाद इलीगल ड्रग्स से भरा वो कंटेनर भी ट्रांसपोर्ट शिप पर चढ़वा दिया जाता है और जोरावर और अशोक खुश होकर ये होता हुआ देखते हैं। जोरावर अपने दूसरे फोन से एमपी शेखर सिंह शेखावत को मैसेज करता है, डील डन। चिड़िया दाना चुग के उड़ गई। सब काम होने के बाद जोरावर रशियन से हाथ मिलाकर उन्हें वहां से रवाना करता है। रशियंस के जाने के बाद जोरावर अशोक को पैसे से भरा एक बैग देता है और कहता है, ये तुम्हारे और तुम्हारे माई बाप के लिए। एमपी साहब बहुत खुश हैं तुम्हारे काम से। ऐसे ही काम करते रहो। बहुत जल्द ही पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए भैया। मैं आपको कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, अब तुम अपने माई बाप के पास जाओ और मैं भी अपने मुंबई वाले माई बाप के पास जाता हूँ। जरा उनसे भी तो थोड़ा कलेक्शन कर लिया जाए। जी जी भैया, मेरे लायक कुछ और काम हो तो बताइएगा। चिंता मत करो, काम होगा तो बताएंगे ही। अब चलते हैं। और ये कहकर जोरावर अपनी एक्सयूवी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही अशोक खुशी खुशी जोरावर के दिए पैसे गिनने लगता है। अब ये खेल और भी गहरा होते जा रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ ईशा और उसके बाप करण खन्ना की ईशा को इस केस से निकालने की ही जंग नहीं थी, बल्कि इसमें और भी बहुत से किरदार जुड़ चुके थे। एक तरफ जहां इस कहानी के कुछ किरदार बहुत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ इस कहानी के बचे हुए किरदारों के हाथ हताशा और हार ही आ रही थी। जेकब, मीरा और करण उसके मुंबई वाले हाइडआउट पर अपनी हार के बारे में सोचकर उदास से बैठे हुए थे और ये सोच सोचकर परेशान हुए जा रहे थे कि अब वो ईशा को इस केस से छुड़वाने और दूर आ चुके थे। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान जेकब का हो चुका था, क्योंकि उसके जो ड्रग्स लोनावला में पकड़े गए, उसकी डील वो पहले ही दुबई के एक बहुत बड़े शेख से कर चुका था और अब उसके पास उन्हें देने के लिए इतनी क्वांटिटी में माल नहीं बचा था। ये सोच सोचकर वो परेशान हुए जा रहा था और इंडिया में अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करके डीबीआई से अपना माल छुड़वाने की कोशिश कर रहा था।
मगर उसे क्या पता था कि उसके इस माल की डील पहले ही कोई और कर चुका है और अब तक तो वो माल कहीं 7 समंदर दूर पहुंच चुका है। वो इन सब बातों से घिरा ही था कि इतनी ही देर में उसका एक आदमी आकर टीवी ऑन करता है और जेकब को न्यूज देखने के लिए कहता है। न्यूज पर डीबीआई चीफ संकल्प शिंदे लोनावला वाली रेड पर रिपोर्टर्स को अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा होता है। हमने परसों रात को ठीक 10:45 पर इंडिया के मोस्ट वांटेड ड्रग ट्रैफिकिंग लॉर्ड जेकब के लोनावला वाले गोदाम पर रेड मारी, जो कुछ 1-1.5 घंटे चली। और उस दौरान चलने वाली रेड में हमने वहां से कुछ 80 किलो इल्लीगल ड्रग बरामद किए। ये रेड बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई। इसकी वजह से हम जरूर इस पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट के और भी करीब पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द जेकब हमारी कस्टडी में होगा। थैंक यू। ये कहकर संकल्प तो मीडिया के सवालों को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है, मगर संकल्प की इस स्टेटमेंट से जेकब की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो चिल्लाकर अपने आदमियों से कहता है, 80 से 100 किलो मिला बस। अबे कम से कम 400 करोड़ का माल था वहां पर, और इन लोगों ने तो वहां पर धूल मिट्टी भी नहीं छोड़ी और मीडिया के सामने सिर्फ 10-12 करोड़ का माल बता रहा है। ये सुनकर हर कोई गहरी सोच में खो जाता है और करण खन्ना हैरानी से जेकब से पूछता है, मगर ये ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि बचा हुआ माल पहले ही कोई और गायब करवा चुका होगा, और जहां तक मेरा अंदाजा है अभी तक तो उस माल की कहीं और डील भी हो चुकी होगी, और हो सकता है कि उसे अभी तक यहाँ से कोसों मील दूर पहुंचा दिया गया हो। दिस गेम इज गेटिंग डर्टियर, और अब हमें भी डर्टी गेम्स खेलने पड़ेंगे। ये सुनकर हर कोई सोच में खो जाता है कि आखिर इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है कौन और किसी ईशा को फंसाने में इतना फायदा होगा। सवाल बहुत थे मगर जवाब कोई नहीं। जहां एक तरफ जेकब, करण और मीरा परेशान घूम रहे थे, वहीं दूसरी ओर पैसों से भरी जोरावर की एक्सयूवी मुंबई के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के बाहर खड़ी थी। होटल के अंदर बड़े से लग्जूरियस मीटिंग रूम में अकेले बैठकर जोरावर बिरयानी खा रहा था और उसमें ऊपर से नमक मिर्ची डाले जा रहा था। वो आराम से बैठकर बिरयानी खा ही रहा था कि एकदम से उस मीटिंग रूम का गेट खुलता है और वहाँ कृष्णा कपूर चलता हुआ अंदर आता है। कृष्णा जाकर उसके कोने में बैठ जाता है और उसे खाता हुआ देखता रहता है। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए जोरावर उससे पूछता है, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। आप 5 स्टार होटल वाले खाने में मसाला क्यों नहीं डालते? वो इसलिए क्योंकि अमीर लोगों को मिर्ची बहुत जल्दी लग जाती है। कृष्णा की इस बात पर वो दोनों जोर से हंसने लग जाते हैं। क्या तुम आज भी सूखी सूखी बिरयानी खा रहे हो? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। प्रीमियम स्कॉच मंगाई है पेरिस से, रखो पिलाता हूँ। लाओ लाओ, आज तो सेलिब्रेट करना बनता है। कृष्णा कपूर उठता है और पास में बने छोटे से शेल्फ से स्कॉच की बोतल और 2 ग्लास निकाल कर लाता है। वो पैक बनाकर जोरावर को देता है और दोनों चीयर्स करते हैं। चीयर्स टू आवर सक्सेस। चीयर्स। और ये कहकर दोनों स्कॉच की पहली सिप लेते हैं। कहना पड़ेगा सर, आपसे बेहतर कहानियां बनाना और किसी को नहीं आता। आपको एमपी साहब ने दिल्ली के आंदोलनकारियों का शोर दबाने के लिए क्या कहा? आपने वहाँ का शोर दबाने के लिए मुंबई में ऐसी हलचल मचा दी कि लोगों ने और कुछ सुनना ही बंद कर दिया। एमपी साहब के बहुत से एहसान हैं हम पर, तो उनके लिए इतना करना तो बनता ही है। और इसके पीछे मेरा पर्सनल बेनिफिट भी तो है। वो तो है, एक तीर से 3 निशाने मारना कोई आपसे सीखे। आपने ये ईशा खन्ना को फंसाकर न्यूज में इतना हल्ला मचवा दिया कि पूरे हिंदुस्तान का ध्यान दिल्ली के आंदोलनकारियों से हटकर इस केस पर आ गया है। एमपी साहब के इलेक्शन कैंपेन के लिए फंड्स का जुगाड़ भी कर दिया और अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकाल ली। कहना पड़ेगा, मास्टर आदमी हो आप। अकेले कहाँ इतना सब सोच पाता मैं। वो तो एमपी साहब और मेरा दोनों का प्लान था। उनकी मदद के बिना तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। वो तो है, इसी बात पर एक और हो जाए। और इसी तरह कृष्णा और जोरावर अपनी जीत को सेलिब्रेट करना जारी रखते हैं। अब कृष्णा कपूर की ईशा खन्ना से क्या पर्सनल दुश्मनी थी और क्यों उसने एमपी शेखर सिंह शेखावत के साथ मिलकर उसे इस इलीगल ड्रग केस में फंसाया? और इनकी इस साझेदारी के सामने करण और जेकब ईशा को इस केस से बाहर कैसे निकाल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ लोग कहानी का अहम किरदार ना होते हुए भी पूरी कहानी अपने इशारों पर घुमा रहे होते हैं। जहां देश की राजधानी की सड़कों पर आंदोलनकारी कट मर रहे थे और सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहे थे
कि सरकार एक बार उनकी बातें सुने और इस नए बिल को वापस ले ले। वहीं सरकार के कुछ प्रमुख नेताओं को उनकी आवाज सुनने से ज्यादा उनकी आवाज दबाना सही लग रहा था। अखबारों के बड़े से बंडलों को एमपी शेखर सिंह शेखावत अपने बैकयार्ड में रद्दी की तरह जला रहा था। उसी वक्त उसके पास जोरावर आता है और उससे कहता है, सर इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत फंड इकट्ठा हो गया है और सबसे जरूरी बात, ये सड़कों पर मरते लोगों की खबरों के बारे में पूरे देश में कोई बात नहीं कर रहा। सबको सिर्फ उस एक एक्ट्रेस ईशा खन्ना के झूठे केस की खबरें देखने में मजा आ रहा है। जोरावर कहना पड़ेगा, ये सिनेमा वाले जब अपनी बचाने पर आए तो कैमरे पर धुआं दिखाने के लिए पूरे शहर में आग लगा सकते हैं। सही कहा है किसी ने कि जब तक इस देश में सिनेमा है तब तक इस देश के लोगों का कटता रहेगा, और इस वक्त हमसे ज्यादा इस देश का काटने की जरूरत और किसे है। सही कहा सर जी, मगर इन छोटी मोटी जीतों को अपने सर पर मत चढ़ा लेना। अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुए हैं और ना ही ये प्रोटेस्ट रिजॉल्व हुआ है, और मैं इन सब फालतू बातों की वजह से अपनी इमेज पर कोई दाग लगता नहीं देखना चाहता। देश का ध्यान जितना हो सके भटकाए रखो और इलेक्शन कैंपेनिंग जोर शोर से करो। पूरे देश में या तो इस हीरोइन की बुराई होनी चाहिए या तो हमारी पार्टी की तारीफ। जी सर, मगर ये सब खत्म कैसे करना है? और ये बाप बेटी की कोई गलती की वजह से हमारा नाम इस केस में जुड़ गया तो? जोरावर, इतने वक्त से हो हमारे साथ मगर कुछ नहीं सीखे। ये सब राजा नहीं बल्कि हंसते प्यादे हैं। जरूरत आने पर एक एक करके अपने सारे प्यादे खुद ही शहीद कर देंगे, जिससे कोई भी ये मुंबई की भसड़ हम तक न जोड़ पाए। ये भी सही है सर। चलो अब जाओ, ये ढीले पड़ने का वक्त नहीं है। अभी तो बहुत शोर मचाना बाकी है। जाओ काम पर लग जाओ। जी सर। ये कहकर जोरावर वहाँ से चला जाता है और शेखर सिंह शेखावत सुकून से उन अखबारों को जलता हुआ देखता रहता है। उन खबरों के साथ सिर्फ अखबार नहीं जल रहे थे, जल रहा था खबरों का वो साइड जो ये देश के लोग देखना ही नहीं चाहते। होशियार लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि वो अंधों की बस्ती में रहते हैं, मगर सच तो ये है कि दुनिया में लोग अंधे नहीं होते, मगर अक्सर आंखें बंद करके जीना पसंद करते हैं और सिर्फ वो देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं जो उनकी आंखों को चुभे नहीं और जिसे देखने में उन्हें मजा भी आए। ऐसे ही लोगों से भरे डीबीआई ऑफिस में एक बार फिर सनसनी फैल जाती है जब चीफ ऑफिसर संकल्प शिंदे को बताया जाता है कि पुलिस को मुंबई के जुहू इलाके में एक अननोन डेड बॉडी मिली है जो उसके कपड़ों से ईशा खन्ना के पुराने वकील विक्रम की लग रही है। ये खबर सुनकर संकल्प सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्यों इस केस से रिलेटेड लोगों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती जा रही है। पहले आर्यन कपूर की पर्सनल सेक्रेटरी ने सुसाइड कर ली और उसके बाद ईशा के फैमिली लॉयर विक्रम की डेड बॉडी ऐसे मिलना, वो भी उसके केस छोड़ने के 5-6 दिन बाद। ये बात तो पक्की थी कि संकल्प को इस केस से जुड़े अभी बहुत से सवालों का जवाब खोजना था और इसीलिए वो बिना टाइम बर्बाद किए अपनी जांच पड़ताल में लग जाता है। वो अपनी खबरी अशोक और अपने एक टॉप ऑफिसर मनोज को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे इस बॉडी से रिलेटेड सवाल जवाब करता है। संकल्प सबसे पहले अशोक से पूछता है कि इस केस से रिलेटेड लोग मर रहे हैं और हमें उनकी खबर लोकल पुलिस या मीडिया से मिल रही है, इसीलिए खबरी बना रखा है तुम्हें? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी तो मैंने ही लाकर दी है ना आपको। हाँ, किस वक्त कहाँ रेड मारनी है इसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम लाकर देते हो तुम। इट्स लाइक कि तुम जहाँ जहाँ रेड करवाना चाहते हो हमें वहीं ले जाते हो और हम तुम्हारी कठपुतली की तरह चुपचाप चल पड़ते हैं। मगर सर, अभी तक मेरी दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत साबित नहीं हुई और एक्ट्रेस ईशा खन्ना के सेट पर ड्रग्स लेने की इन्फॉर्मेशन भी सही निकली। उसकी और ड्रग ट्रैफिकिंग लॉर्ड जेकब की प्राइवेट पिक्चर्स भी तो मैंने ही आपको लाकर दी थी, और तो और जेकब के लोनावाला वाले ड्रग गोदाम की इन्फॉर्मेशन भी तो मैं ही लाया था। थैंक यू सुनना है तुम्हें इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए? ऐसे सुनना तो नहीं है, मगर आप सुना दोगे तो अच्छा लगेगा। एक से बढ़कर एक नमूने पाल रखे हैं मैंने यहाँ, और तुमने तो डीबीआई को अपना ससुराल ही मान लिया है। दिन भर यहीं पड़े रहते हो। क्या सर, आप भी? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और आप ससुराल जाने की बात कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता क्योंकि कुछ समझने जितनी अकल तुम में है नहीं। बस इतना समझ लो कि इन्फॉर्मर हो तो इन्फॉर्मर ही बनकर रहो
डीबीआई का अफसर बनने की कोशिश मत करो, समझे? जैसा आप कहें सर। और आगे से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन या न्यूज पुलिस से ना पता चले, मेक श्योर ऑफ इट। जी सर। और एक लास्ट बात, पुलिस को जो बॉडी जुहू बीच पर मिली है वो विक्रम की है, ये बात न्यूज में लीक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से निकल कर अपने मुंह बंद रखना तुम दोनों, समझे? यस सर। चलो जाओ, अब तुम काम पर लगो। मनोज तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। अशोक निकलो तुम। और ये सुनकर अशोक छोटा सा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। संकल्प मनोज से कुछ बात करने लगता है और वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। डीबीआई के हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर अशोक सामने वाली पान की दुकान पर जाता है और वहाँ से अपने लिए चाय और सिगरेट्स लेता है। सिगरेट पीते पीते एकदम से अशोक को उसके दूसरे फोन पर एक मैसेज आता है और वो सबकी नजरों से बचकर कोने में जाकर अपना दूसरा फोन निकालकर मैसेज को देखता है। वो मैसेज उसे एक अननोन नंबर से आया था, जिससे उसे हर बार आता है। उस मैसेज में लिखा था, शोर कम हो रहा है, कोई नया ढोल बजाओ। ये मैसेज देखकर अशोक इरिटेट हो जाता है और गुस्से में खुद ही से कहता है, नए ढोल बजाओ? साला मैंने ढोल की दुकान खोल रखी है क्या यहाँ पर? दिल्ली में बैठे बैठे बोलते रहते हैं कि शोर करते रहो, और ये अंदर बैठकर बोलता है कि न्यूज में खबर नहीं जानी चाहिए। इन दोनों के बीच में मैं ढोल बन गया हूँ। छोड़ो, दिल्ली वालों की सुनने में ही फायदा है। चलो शोर मचाते हैं। अपने आप से ये कहकर अशोक अपने मेन फोन से मीडिया में अपने सोर्स को फोन करके कहता है, गर्मा गर्म खबर है तुम्हारे लिए, जितनी जल्दी हो सके हर जगह फैला दो। कभी कभी लगता है कि आप डीबीए के नहीं, हमारे इंफॉर्मेशन है अशोक भाई। मूड खराब मत करो, खबर चाहिए कि नहीं? अरे आप तो बुरा मान गए अशोक भाई। चाहिए क्यों नहीं, बिल्कुल चाहिए खबर, बताइए। पुलिस को जुहू बीच पर जो लाश मिली है वो इस इल्लीगल ड्रग केस में फंसी ईशा खन्ना के पुराने लॉयर विक्रम की हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि उसे और किसी ने नहीं बल्कि ईशा खन्ना के बाप करण खन्ना ने ही मारा हो। अशोक भाई, इस बात को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत है आपके पास? आज तक मेरी दी गई कोई खबर गलत हुई है जो ये होगी, और अगर भरोसा नहीं है तो न्यूज फैलाने के लिए बहुत लोग हैं मेरे पास। रखो फोन। अरे अशोक भाई, गुस्सा बहुत करते हैं आप, चिंता मत करिए, कल तक हर कोई इसी खबर के बारे में बात कर रहा होगा। गुड। और ये कहकर अशोक फोन काटकर दोबारा अपनी चाय पीने चला जाता है। अब ये न्यूज करण और जेकब के लिए और क्या क्या मुसीबतें लेकर आती है, ये तो कल ही पता चलेगा। आज की सुबह बहुत सी खबरें लेकर आने वाली थी, क्योंकि अशोक की फैलाई न्यूज पर आज सोशली एक्टिव लोग रिएक्ट करने वाले थे। न्यूज में हर जगह विक्रम की डेड बॉडी की खबर दिखाई जा रही थी और हर किसी के दिमाग में ये देखकर अलग अलग कहानियां बुनी जा रही थी। डीबीआई हेडक्वार्टर्स के टीवी पर संकल्प और मनोज के साथ ये न्यूज देखकर अशोक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और रिपोर्टर की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, जुहू बीच जो कभी लोगों के मनोरंजन के लिए आने की जगह हुआ करती थी, आज वहां पुलिस के बड़े बड़े बैरिकेड्स देखने को मिल रहे हैं। पुलिस ने कल यहां से जो डेड बॉडी बरामद करी वो इस तरह सड़ चुकी है कि उसे देखकर ये बता पाना मुश्किल हो रहा है कि वो किसकी डेड बॉडी है। ये बिल्कुल नामुमकिन सा है, लेकिन हम हमारे कुछ सूत्रों की माने तो ये लाश और किसी की नहीं मगर फेमस एक्ट्रेस ईशा खन्ना के पुराने वकील विक्रम की बताई जा रही है। अब ये तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर अगर ये बात सच हुई तो इसे मारने का सारा शक ईशा खन्ना के बाप करण खन्ना पर जाएगा, जिससे उसकी मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए रहिए और देखते रहिए खबरदार। ये न्यूज देखकर संकल्प का पारा बहुत हाई हो जाता है और वो गुस्से से अपने सामने रखी सारी फाइल्स जमीन पर फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जब मैंने साफ मना किया था कि ये न्यूज हमारे ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए तो इसे किसने लीक किया? संकल्प ने ये बात इतनी जोर से चिल्लाकर पूछी कि किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मूर्ति की तरह क्या खड़े हो सब? कोई कुछ बोलेगा अब? ये न्यूज लीक कैसे हुई? उसकी इस बात को सुनकर अशोक दबी आवाज में कहता है, सर ये न्यूज लोकल पुलिस से हमें मिली थी, तो इसके लीक होने के बहुत से सोर्स हो सकते हैं। अशोक की इस बात में संकल्प को लॉजिक तो लगता है,
मगर उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो इरिटेट होकर वहां से अपने कैबिन में चला जाता है और उसके जाते ही उसके पीछे सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसे यूं गुस्से में जाता देख अशोक की खुशी ना जाने क्यों बढ़ सी जाती है और वो मजे से टीवी पर चलती उस न्यूज को बार बार देखता रहता है। दूसरी ओर जेकब के मुंबई वाले हाइडआउट पर भी सब लोग वही न्यूज देखे जा रहे थे। न्यूज में अपना और अपनी बेटी का नाम ऐसे बर्बाद होता हुआ देख करण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो जेकब की ओर गुस्से से देखता है और उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछता है, तुम्हें विक्रम की डेड बॉडी ऐसे डिकम्पोज करने की क्या जरूरत थी? एक लाश ठिकाने लगाना भी नहीं आता तुम्हें? करण की ये बात सुनकर जेकब बहुत प्यार से उसके हाथ अपनी कॉलर से हटवाता है और उसे जवाब में कहता है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा डेड बॉडीज ठिकाने लगाई है मैंने, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि लाश ठिकाने कैसे लगाते हैं। ये मेरा काम नहीं है। पिछले 4-5 दिन से मैं भी लोनावला नहीं गया, जिसकी वजह से पहले इन लोगों ने मेरे गोदाम पर रेड मार दी और अब किसी ने मेरे बंगलो के बेसमेंट से विक्रम की डेड बॉडी गायब कर दी। हो सकता है मेरा कोई आदमी इन लोगों से मिला हुआ हो। तुम चिंता मत करो, उसके बारे में मैं जल्द से जल्द पता लगा लूंगा। करण जेकब की बात से ज्यादा कन्विंस नहीं होता और इसलिए उस वक्त वहां से गुस्से से चले जाना ही ठीक समझता है। और ऐसे ही ईशा की डीबीआई की कस्टडी में एक और रात गुजर जाती है। अगली सुबह संकल्प सबसे पहले एक बार फिर ईशा को इन्वेस्टिगेशन रूम में बुलाता है और उससे फिर कुछ सवाल जवाब करता है। ईशा के पास अब कुछ खास बताने के लिए बचा नहीं था और अब तो धीरे धीरे उसे डीबीआई के रिमांड रूम में रहने की आदत भी हो गई थी। ईशा के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर संकल्प उससे पूछता है, हाउस योर मॉर्निंग? आपके रिमांड रूम में कोई खिड़की नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा कि कब दिन हो रहा है और कब रात, इसलिए आपकी मनहूस शक्ल देखकर ही सुबह होने का पता चलता है। और जाहिर सी बात है आपकी शक्ल देखकर किसी की भी मॉर्निंग गुड तो होगी नहीं। आपको कॉमेडी मूवीज करनी चाहिए, जोक्स अच्छे मार लेते हो। पहली बात ये जोक नहीं था और दूसरी बात आप यहाँ से जाने देंगे तभी तो कोई मूवी कर पाऊंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ से जाने के सपने देखना तो अब आप छोड़ ही दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक के बाद एक हमारे सामने ऐसी बातें आई जा रही जिससे आपका यहाँ से निकलना और भी मुश्किल होता जा रहा है। आपको तो रिमांड रूम में दिन और रात पता नहीं चल रही है, रीसेंट न्यूज पता चलना तो और दूर की बात है। इसीलिए मैं ही बता देता हूँ, लोकल पुलिस को जुहू बीच पर एक डेड बॉडी मिली है और 99% वो आपके फैमिली लॉयर विक्रम की है। ये बात सुनकर ईशा हैरान हो जाती है और संकल्प से पूछती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? आपके केस में तो अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। हर दूसरे दिन कुछ न कुछ ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है जिसके आने की किसी ने कोई उम्मीद नहीं की थी। मानना पड़ेगा, आपकी मूवीज से ज्यादा आपका ये केस इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कहीं कोई बाहर बैठकर आपका जानने वाला इस केस की स्क्रिप्ट तो नहीं लिख रहा। क्या कहना चाहते हैं आप? एक के बाद एक इस केस से जुड़े इंसान की डेड बॉडी मिल रही है। आप ही बताइए कि ऐसा तो फिल्म में ही देखने को मिलता है, असल जिंदगी में इतने कोइंसिडेंसेस नहीं होते। क्या मतलब? विक्रम अंकल से पहले किसकी डेड बॉडी मिली आपको? आप शायद उनको जानती नहीं होंगी। आपके एक्स बॉयफ्रेंड आर्यन कपूर की पर्सनल सेक्रेटरी प्रिया सोमन की। ये बात सुनकर मानो ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे एक पल के लिए ऑफिसर संकल्प की कही बातों पर विश्वास ही नहीं होता और वो गुस्से से उससे कहती है, हाउ डेयर यू, प्रिया के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? मैं तो वही कह रहा हूँ जो हुआ है। कुछ दिन पहले प्रिया सोमन ने अपने मलाड वाले फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह अभी तक किसी को नहीं मालूम। अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत की खबर सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसके मुंह से शब्द निकलना मुश्किल हो जाते हैं। वो अभी तक अपनी जिस दोस्त से इस बात से नाराज होकर बैठी थी कि वो अभी तक उससे जेल में मिलने नहीं आई, उसकी मौत की खबर सुनकर अब ईशा को खुद पर ही उससे नाराज रहने की वजह से गुस्सा आ रहा था। उसे इस तरह रोता देख ऑफिसर संकल्प हैरान हो जाता है और उसे टेबल पर रखा पानी का ग्लास ऑफर करता है। ईशा अपने ही ख्यालों में खोई वो ग्लास उठाती है और एक ही घूंट में सारा पानी पी जाती है। Are you all right? क्या आप प्रिया सोमन को पहले से जानती थी? She was my best friend, या कहे my only friend। संकल्प को इस बात के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ईशा और प्रिया इतने अच्छे दोस्त थे और अब ये बात जानकर उसके दिमाग में और भी बहुत से सवाल आ रहे थे।
तो क्या आपको लगता है कि आपकी दोस्त प्रिया ऐसे सुसाइड करके अपनी जान ले सकती है? लखनऊ की शेरनी थी वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हुए ईशा अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पा रही थी। संकल्प उस वक्त ईशा की हालत देखते हुए उसे वहाँ अकेला छोड़ देना ही सही समझता है। आई थिंक मुझे आपको इस वक्त अकेले छोड़ देना चाहिए। We'll continue this later. And I'm sorry for your friend. और ये कहकर संकल्प उसे वहीं रोता हुआ छोड़कर चला जाता है और ईशा चेयर से नीचे गिरकर जमीन पर बैठकर रोती रहती है। जहाँ ईशा डीबीआई में बैठकर रोए जा रही थी और सारी उम्मीदें खो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर जेकब और मीरा अभी भी उसे वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग किए जा रहे थे। इन सब के बीच करण उन दोनों से कुछ दूर बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। एकदम से करण का फोन बज उठता है और हर कोई उसकी ओर देखने लगता है। करण अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और देखता है कि उसे उसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है जिससे उसे अभी तक फिरौती के लिए कॉल्स आ रहे थे। ये नंबर देखकर वो जेकब और मीरा की ओर देखता है जो कि पहले से ही उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें उसकी ओर ऐसे देखते हुए करण उनसे कहता है, मेरे मैनेजर का फोन है, मैं 2 मिनट उससे बात करके आया। जेकब और मीरा से झूठ कहकर करण अकेले में वो फोन उठाने चला जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि उसने आखिर ऐसा किया तो क्यों किया। इंसान लोगों से बातें तभी छुपाने लगता है जब उसका भरोसा उठने लगता है और करण को जेकब और मीरा के ऊपर अब कोई भरोसा नहीं था। इसलिए उसने वो फिरौती मांगने वाले इंसान का फोन अकेले में जाकर उठाया और उस इंसान से बात करने लगा। हेलो हेलो खन्ना साहब, कैसे हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? काम की बात करो। काम की बात तो आपको पता ही है। मैं पिछली बार भी पैसे लेकर तुम्हारी बताई जगह पर आया था, मगर तुम ना वहां आए और ना ही तुमने बताया कि मुझे वहां जाकर क्या करना है। अगर आप मेरी पूरी बात पूरी तरह से मानते तो शायद अभी तक आपकी बेटी डीबीआई की कस्टडी से बाहर होती। मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? आया तो था पैसे लेकर। मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, आप तो पूरी बारात ले आए जेकब के गुंडों की। ये बात सुनकर करण घबरा जाता है और ये समझ जाता है कि उसके हर एक एक कदम पर इनकी नजर है और इसलिए इनसे कोई भी चालाकी करने का कोई मतलब नहीं है। आपके उस जेकब की तो उसी दिन वाट लगा दी थी, उसके लोनावला वाले गोदाम में रेड पड़वाकर। अब आप सोच लो, आपको उसके सहारे रहना है या हमारे? अब तुम जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बोलो, इस बार पैसे कहाँ लेकर आने हैं? क्या बात है खन्ना साहब, आप तो एक ही बार में सुधर गए। बस अब ऐसे ही हमारी बात मानते रहिए और मेरे मैसेज का इंतजार करिए। और हाँ, इस बार कोई बचपना मत करना, क्योंकि हम आपको गलती करने का एक और मौका नहीं देंगे। और ये कहकर वो इंसान फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। करण उसकी बातें सुनकर सच में डर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद जब उसे उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि पैसे आज रात ठीक 9 बजे मर्ड आइलैंड लेकर आ जाना, उसके आगे के इंस्ट्रक्शन वहीं पहुंच कर दूंगा। करण वो मैसेज पढ़कर फैसला करता है कि इस बार वो पहले जैसी गलती नहीं करेगा और पैसे देने के बारे में जेकब और मीरा को कुछ नहीं बताएगा। वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर जेकब के हाइड आउट से निकल जाता है और अकेले ही आज रात की सारी तैयारियों में लग जाता है। डीबीआई के हेडक्वार्टर से कुछ दूर अकेले में अशोक छुपकर करण से बात कर रहा था। उसे करण की दबी दबी आवाज सुनकर अच्छा लगा और अपनी इस जीत की खबर उसने अपने दूसरे फोन से किसी को मैसेज करके दी कि इस बार मछली डरी हुई है, खुद ही कांटे में आ जाएगी। और ये कहकर वो वहां से खुशी से चला जाता है। दूसरी ओर कृष्णा कपूर अपने घर में बैठकर अशोक का ये मैसेज देखता है और मुस्कुराते हुए 2 ड्रिंक्स बनाता है। वो वहां से वो ड्रिंक्स उठाता है और बालकनी में बैठे अपने बेटे आर्यन के पास जाता है। कृष्णा कपूर आर्यन को ड्रिंक देता है और उसके पास बैठ जाता है। दोनों बाप बेटे अपनी अपनी ड्रिंक से चीयर्स करते हैं और उन्हें पीने लगते हैं। ड्रिंक पीते पीते कृष्णा कपूर आर्यन से कहता है, चीयर्स टू योर विक्ट्री। अब और कौन सी विक्ट्री डैड? अभी तक हमारा तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। जेकब का ड्रग्स बेचकर जो भी पैसा आया उससे तो सिर्फ एमपी शेखर से लिया हमारा उधार ही खत्म हुआ है।
तो अब आप क्या करने वाले हो? ड्रग्स बेचकर तो वैसे भी सारा पैसा दिल्ली ही भेजना था। हमारे पास तो शुरू से ही करण खन्ना से मांगे हुए पैसे आने वाले थे। डैड, आई थिंक वी आर ड्रैगिंग दिस टू लॉन्ग। बात सिर्फ उस कमीनी ईशा को सबक सिखाने से शुरू हुई थी। ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल इज टू मच। मुझे लगता है कि अब हमें ये सब खत्म करना चाहिए। आर्यन की ये बात सुनकर कृष्णा कपूर उसकी ओर गुस्से से देखता है और उससे कहता है, बेटा, निहायती गधा पैदा हो गया तू। अब ये सब तभी खत्म होगा जब दिल्ली में चल रहे आंदोलन खत्म होंगे, क्योंकि एमपी साहब ने इन सब में हमारा साथ सिर्फ 2 कारणों की वजह से दिया है। पहली, क्योंकि इलेक्शन में उन्हें फंड्स की जरूरत थी और हमारे प्रोडक्शन पर उन्होंने कुछ 200 करोड़ लगा रखे थे जो हमें उन्हें वापस करने थे। और इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट की वजह से मीडिया में उनकी पार्टी की इमेज खराब हो रही थी और मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फिल्म न्यूज से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता था। तो अब पैसों का सेटलमेंट तो हो गया। अब जब तक ये आंदोलनकारी शांत नहीं होते तब तक हमें यहाँ मुंबई में ईशा की खबरों से शोर बनाए रखना होगा, समझे? आई नो ऑल दिस डैड, और मैं भी चाहता हूँ कि वो ईशा जेल में सड़ती रहे। उसने मुझे धोखा देकर सही नहीं किया। शी डिजर्व्स ऑल दिस एंड मोर। बस मेरे देवदास, बस। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा गुस्सा करने से तुझे फिर से ड्रग्स लेने का मन करेगा। बहुत मुश्किल से तो मैंने तेरी ये ड्रग्स की आदत छुड़वाई है। रिमेम्बर तेरे एक्टर बनने से पहले तेरे न्यूयॉर्क के रिहाब वाले दिन? कैसे भूल सकता हूँ डैड, इट वॉज अ नाइटमेयर। मेरे लिए तो नाइटमेयर वो था जब तूने उस लड़की की वजह से ड्रग्स लेना फिर से शुरू कर दिए थे। आई वॉज सीरियसली नॉट एबल टू सी यू लाइक दैट। उस 1 महीने में तूने अपना क्या हाल कर लिया था, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। थैंक्स टू यू डैड। उस वक्त अगर आप मुझे नहीं संभालते, पता नहीं मैं अपने आप को क्या कर लेता। सच में आपकी बोली वो बात मुझे अभी याद है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो उसकी सजा उस इंसान को मिलनी चाहिए, ना कि तुम्हें। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, तू कृष्णा कपूर का बेटा है और कृष्णा कपूर के बेटे को जो चाहिए होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। कोई भी तुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। यू आर स्पेशल बिकॉज यू आर माई सन। थैंक यू डैड। इतनी जल्दी थैंक मत कर अपने बाप को। अभी तो उस लड़की को और बर्बाद करना है। उसे कुछ नहीं से इतनी बड़ी स्टार मैंने ही बनाया था और अब उसे फिर से कुछ नहीं भी मैं ही बनाऊंगा। मगर आज रात पैसे मिल जाने के बाद तो हमें ईशा को डीबीआई से निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो करण जेकब हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ना ये जानते हैं कि इन सब के पीछे हम हैं और ना ही ये हमारे खिलाफ कोई सबूत जुटा पाएंगे। तू चिंता मत कर, बस बैठे बैठे तमाशा देख। अभी तो हमारे पास और भी बहुत सी चालें हैं चलने को। एक एक करके हम सब चलेंगे, तू बस देखता जा। कृष्णा की इस बात पर वो दोनों चीयर्स करते हैं और अपनी अपनी ड्रिंक खत्म करते हैं। ईशा का इस इलीगल ड्रग केस में फंसना पहले तो कोई नॉर्मल केस लग रहा था, मगर अब ये एक सोची समझी साजिश नजर आ रही थी जो शुरू तो आर्यन के रिवेंज से हुई थी, मगर धीरे धीरे इसमें नेशनल लेवल पॉलिटिक्स भी जुड़ गया और अब सब लोग अपने अपने मतलब के लिए ईशा को इस केस में फंसाए रखना चाहते थे और न्यूज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते थे। इन सब चक्करों में करण खन्ना अपनी बेटी को बचाने के लिए हर जगह पिस रहा था। उसने पैसों का इंतजाम कर लिया था और अब जब घड़ी में 7 बज चुके थे तब वो उस पैसों से भरे बैग को देख रहा था और सोचे जा रहा था कि अगर इतने पैसे देने के बाद भी उन लोगों ने ईशा को जेल से नहीं निकाला तो क्या होगा, या फिर इसकी वजह से ईशा और भी मुसीबतों में फंस गई तो? ईशा पहले ही करण को बहुत सी बातों के लिए ब्लेम करती थी और अब वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी भी और बात के लिए उससे नाराज रहे। वो इस केस में पहली बार अकेले अपने फैसले खुद लेकर कुछ करने जा रहा था। इस बात से उसे डर भी लग रहा था, मगर अब उसके पास खुद पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। करण एक लंबी सांस लेता है और इन सब ख्यालों को पीछे रखकर उस पैसे से भरे बैग को उठाता है और उसे लेकर अपनी बेटी को इस केस से निकलवाने के लिए चला जाता है। मेक श्योर आप एक भी वीडियो मिस ना करें, सारी वीडियोस देखें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।